हेलो बच्चों, क्लास 12th का ये फर्स्ट चैप्टर मैं एक अलग अंदाज में पेश कर रहा हूँ, जो है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन इस चैप्टर को हम लोग मैक्सिमम 2 वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में अलैंगिक जनन, और थोड़ा बहुत लैंगिक जनन का जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिया जा रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर में जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है लाइफ स्पैन के बारे में। इसको देने के पीछे कुछ भूमिका मानना हुआ जनन को समझाने के लिए। वो क्या है कि सभी जीव अपने जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के काल को, जन्म लेने से लेकर के जब वो मर जाते हैं, प्राकृतिक में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब तक के काल को हम उनको जीवन अवधि के नाम से जानते हैं या लाइफ स्पैन के नाम जानते हैं। अलग अलग जीवों में लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। जैसे कि प्रत्येक जीव जो लिखा हुआ है, प्रत्येक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जैसे मच्छी का मे फ्लाई 1 दिन का लाइफ होता है, अनाज का लगभग 5 महीने का, कुत्ता का 20 से 30 वर्ष, बिल्ली का 35 से 40 वर्ष। सिकुआ एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, इसका 3000 से 3500 वर्ष इसका लाइफ होता है। और भी इस तरह से आप बहुत सारे जीवों का लाइफ स्पैन को जान सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स का 70-75 के साल के आसपास है। तो इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। अब ये जीवन अवधि जो है, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है। जीव की जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता है। ये कैसे, ये क्यों कहा? तो अगर आप देखिएगा कौवा का जीवन अवधि जो है और तोता का जो जीवन अवधि है, वो दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है। कैसे? कौवे का जीवन अवधि लगभग 15 वर्ष का है, जबकि तोते का जीवन अवधि लगभग 150 से 200 वर्ष है। तो आप इससे कह सकते हैं कि समान आकार के 2 जीव है ना, जो पक्षी हैं, उन दोनों का जीवन अवधि बहुत अंतर है ना। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट का अर्थ ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं होता है। अब एक कोशिकीय जीव को हम अमर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिकीय जीव का कोई नेचुरल डेथ नहीं होता है। वो कोशिका डिवाइड करके बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन विधि द्वारा विभाजित होकर के 2 कोशिकाओं में बदल जाते हैं, 2 संतति कोशिकाओं में बदल जाते हैं। और इस तरह से जो उनकी जो प्रीवियस की कोशिका हुआ, यानी कि जो मातृ कोशिका हुआ, वो मरा नहीं, वो 2 भागों में बट करके फिर संतति कोशिका में बदल गया, इसीलिए उसको हम अमर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी जीवित जीवों में एक ऐसी प्रक्रिया उभयनिष्ठ है जिनसे इस धरती पर उनकी निरंतरता बनी हुई है। अब देखिए वो बात को इस तरह से घुमा करके बताया जा रहा है कि अब ये जो निरंतरता है धरती पर, यानी कि जो जीव आप देख रहे हो अपने आसपास और कई दिनों से देख रहे हो, सुनते आ रहे हो, ये सब जीव हमारे धरती पर बने हुए हैं। ये बने होने का एक और एकमात्र कारण एक प्रक्रिया है जिसे हम जनन कहते हैं, जनन के नाम से जानते हैं। अब ये जो जनन है एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव या संतति को जन्म देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई जीव किस प्रकार जनन करेगा, मतलब लैंगिक या अलैंगिक, किस प्रकार जनन करेगा, यह उसके वास, उसकी आंतरिक क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारक पर निर्भर करता है। तो अब जो जीव में जनन है वो 2 तरह का होता है ना। उस पर आते हैं हम लोग। तो जनन के प्रकार, तो जनन के प्रकार में क्या है, पहला अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक द्वारा होता है, जिसमें युग्मक की भागीदारी नहीं होती है, या युग्मक भागीदारी हुई भी तो उसका निषेचन नहीं होता है, तो ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसको पढ़ लीजिए। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ या इसकी अनुपस्थिति में हो, तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। और दूसरा है लैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति 2 जनकों विपरीत लिंग वाले द्वारा उत्पन्न नर एवं मादा युग्मक के युग्मन से होता है, तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में अलैंगिक जनन के प्रकार को डील करते हैं। तो आइए पहला शुरू करते हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार।
तो अलैंगिक जनन के 6 प्रकार हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला हो गया आपका द्विखंडन बाइनरी फिजन, दूसरा बहुखंडन मल्टीपल फिजन, तीसरा है बहिर्जात मुकुलन एक्सोजीनस बडिंग, चौथा है अंतर्जात मुकुलन, पांचवा है बीजाणु जनन स्पोरुलेशन, और छठा है कायिक प्रवर्धन। तो एक करके इसमें देखा जाए। द्विखंडन जो है बाइनरी फिजन जो है, इसमें क्या होता है कि जो जीव है उनका एक शरीर 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ये जनरली एक कोशिकीय जीव ही शो करते हैं बाइनरी फिजन। तो एक कोशिकीय जीव का शरीर जो है वह इलोंगेट करता है, थोड़ा खिंचाव उसमें उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वो 2 संतति कोशिकाओं में बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अमीबा है। अमीबा का न्यूक्लियस जो केंद्रक है उसमें स्ट्रेचिंग आया है ना, उसमें थोड़ा खिंचाव आया, धीरे धीरे कोशिका द्रव में ग्रूव बना और ये कोशिकाएं 2 संतति कोशिकाओं में बट गई। तो इसको कैसे लिख रहे हैं, देखिए पढ़िए इसको। बहुत से एक कोशिकीय जीव द्विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। इस विधि में एक कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिका में टूट जाते हैं। यह सामान्यतः अनुकूल परिस्थिति में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जनरली जो बाइनरी फिजन है वो अनुकूल परिस्थिति में होता है। उदाहरण हो गया अमीबा पारामीशियम। नेक्स्ट हम लोग का है बहुखंडन। बहुखंडन मल्टीपल फिजन, मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, जैसे बहु मतलब ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा कोशिकाओं में बंटना बहुखंडन हो गया। तो यह जो है ये आप प्लाज्मोडियम में देख सकते हैं, या इस तरह के और भी जो जीव है अमीबा भी कुछ कभी कभी करता है। इसमें क्या होता है कि जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तब ये जीव अपने चारों तरफ एक सिस्ट का निर्माण करते हैं, एक आवरण का निर्माण करते हैं। ये आवरण कठोर आवरण होता है, 3 लेयर का बना हुआ आवरण होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है। किससे? इस प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए। तो एक तरह का ये प्रोटेक्शन है। इसी दौरान इनके जो न्यूक्लियस हैं वो न्यूक्लियस कई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं और जो साइटोप्लाज्म है, जो जीवद्रव्य है, वह इस प्रत्येक छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई केंद्रिका है उसे चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और छोटे स्पोर्स का रूप ले लेते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो इनका जो सिस्ट है वो गल जाता है और ये जो स्पोर लाइक सेल्स हैं वो बाहर निकल के अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं। तो देखिए टेक्स्ट में, कुछ एक कोशिकीय जीव प्रतिकूल परिस्थिति में बहुखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। इस विधि में जीव प्रतिकूल परिस्थिति में अपने चारों तरफ एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है जिसे पुटी, और इस परिघटना को पुटी भवन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट, इस अवस्था में इसके केंद्रक कई छोटी छोटी केंद्रिकाओं में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक केंद्रिका के चारों तरफ कुछ कोशिका द्रव्य घिर जाते हैं जिससे यह सूक्ष्म बीजाणु का रूप ले लेता है। अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन पर इसके पुटक गल जाता है जिससे बीजाणु विमोचित हो जाते हैं, निकल जाते हैं और उपयुक्त परिस्थिति में वृद्धि कर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण हो गया आपका इसमें अमीबा प्लाज्मोडियम। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का है वह है बहिर्जात मुकुलन एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है कि जीव शरीर के बाहरी सरफेस पे, है ना, एक उभार उत्पन्न होता है। ये उभार धीरे धीरे बढ़ता है और जीव शरीर का रूप लेता है और अंततः वह जीव शरीर से अलग होकर या उससे जुड़े रहकर यह अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। तो ये जो पहला डायग्राम आपका हाइड्रा का है, इसमें जीव शरीर से अलग हो जाता है, और दूसरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्पॉन्ज का, वह जीव शरीर से जुड़े रहता है। इस तरह से ये जो मुकुलन हुआ वो बहिर्जात मुकुलन हुआ। टेक्स्ट में देखा जाए, यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीवों में पाया जाता है होगा। इस विधि द्वारा जनन करने वाले जीवों के शरीर में एक छोटा उभार उत्पन्न होता है जिसे कलिका कहा जाता है, बर्ड कहा जाएगा। नेक्स्ट, कलिका धीरे धीरे वृद्धि कर उस जीव का रूप ले लेता है और अंततः उस जीव से अलग होकर या जुड़े रहकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। उदाहरण हो गया ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज आदि। नेक्स्ट हम लोग का है अलैंगिक जनन का।
अंतर्जात मुकुलन, एंडोजिनस बडिंग। यहाँ बर्ड का निर्माण शरीर के अंदर होता है। जैसे स्पॉन्ज वगैरह में, कुछ स्पॉन्ज में आप देखेंगे कि ये जो बर्ड है वो शरीर के अंदर निर्माण इसका होता है, इसको बोलते हैं गैम्यूल। और इसके अंदर कुछ विशेष स्तर की कोशिकाएं होती हैं जिसको आर्कियोसाइट्स कहते हैं। ये आर्कियोसाइट्स मैच्योर होने के बाद शरीर से बाहर निकलकर ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं। तो यह देखिए, इस विधि में कलिका जीव शरीर के अंदर बनता है, जिसे जैमूल या गैमूल कहा जाता है। जैमूल या गैमूल के अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे आर्कियोसाइट्स कहा जाता है। अनुकूल परिस्थिति में ये कोशिकाएं गैमूल से बाहर निकल जाते हैं और स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं। उदाहरण स्पॉन्ज हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन में क्या होता है कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर का फॉर्मेशन कुछ पादपों में ऐसा देखा गया है कि ये स्पोर्स का फॉर्मेशन एक्सोजीनसली या एंडोजीनसली, यानी बहिर्जात या अंतर्जात, यानी कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर या किसी स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप होता है। जिस स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम को जो सपोर्ट करने वाला स्टॉक होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो यह मोनेरन, प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह में पाया जाता है, जिसमें जो स्पोर्स बनते हैं बहुत अत्यंत ही छोटे कोशिका युक्त स्ट्रक्चर या संरचना बनते हैं इसमें। तो पहला पॉइंट इसमें बताया जा रहा है कि बीजाणु एक छोटा एक कोशिकीय संरचना होता है जो अगुणित होता है। अगुणित भी ध्यान रखेंगे, ये पूछता है हमेशा कि बीजाणु हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड। तो बीजाणु जो भी है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होते हैं। बीजाणु का निर्माण अंतर्जातीय या बहिर्जातीय होता है। अभी बताया आपको, अंतर्जातीय मतलब अंदर किसी स्ट्रक्चर के अंदर होगा तो अंतर्जातीय हो गया, और अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोजिनसली या बहिर्जातीय। बीजाणु दो तरह के होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। जो चल फिर सकते हैं, मतलब जो अपनी मोटिलिटी जिसमें होती है, जो अपनी शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसको चल बीजाणु कहते हैं। और जो अपनी शक्ति से नहीं करते हैं, किसी हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको अचल बीजाणु कहते हैं। चल बीजाणु का उदाहरण जो है जूओस्पोर्स है, जबकि अचल बीजाणु का उदाहरण एप्लेनोस्पोर्स है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, कई बार पूछा है। नेक्स्ट, ये बीजाणु उपयुक्त परिस्थिति पाकर पूर्ण जीव में विकसित हो जाते हैं। और उदाहरण देखिए, मोनेरन है, प्रोटिस्टन है, कवक है, शैवाल है आदि। और लास्ट हम लोग का है कायिक प्रबंधन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यह पौधे में पाया जाता है, जिसमें पौधे का कुछ भाग जो आप जानते होंगे, आलू है, अदरक है, ब्रायोफाइलम का पौधा है, या ये पिस्टिया है। तो इसमें क्या होता है कि इस जड़ को छोड़कर पौधे के अन्य कोई भी भाग से जब नया पौधा उत्पन्न हो जाए या उत्पन्न किया जा सके, ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। तो इसमें हर एक पॉइंट्स को देख लिया जाए। कायिक प्रावर्ध में नए पौधे का निर्माण इसके कायिक इकाई जैसे जड़, तना या पत्ती द्वारा होता है। ठीक है, कायिक प्रावर्धन यही हुआ, में नए पौधे का निर्माण किससे हो रहा है? कायिक इकाई से। जो जड़, तना या पत्ती आप कह रहे हैं उसको हम कायिक इकाई कह रहे हैं, और इस कायिक इकाई को हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं। कायिक इकाई को कायिक प्रवर्ध या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, कायिक जनन के दो मुख्य लाभ हैं। पहला, इस विधि द्वारा छोटे समय अंतराल में पौधों की एक बड़ी संख्या तैयार हो जाती है, और दूसरा कि इस विधि द्वारा पौधे की शुद्धता और गुणवत्ता बनी रहती है। तो इस पर ध्यान देंगे। कायिक प्रवर्धन के दो मुख्य लाभ क्या हुए? पहला ये हुआ कि कम समय में अधिक से अधिक पौधा हम तैयार कर सकते हैं। जैसे पेड़ का डंठल काट दिए, 8-10 डंठल काटे और लगा दिए, गुलाब में आप करते हो, तो एक साथ कई पौधे तैयार हो गए। और दूसरा, इस विधि द्वारा पौधे की शुद्धता और गुणवत्ता, अब चूँकि दूसरे से क्रॉस नहीं हो रहा है तो जो पौधा है, जो भी शुद्धता उसमें है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों विधियों द्वारा हो सकता है। यानी कि ये अपने आप भी होता है, और आप चाहो तो आप भी इसको कर सकते हो। जैसे आप गुलाब का डंठल काट के लगाते हो तो ये हुआ कृत्रिम, और जो अपने आप हो रहा है, जैसे केला एक बार लगा दिए, उसके बगल में दूसरा निकल गया, उसके बगल में तीसरा निकल गया ना, तो ये हो गया क्या? अपने आप, प्राकृतिक। नेक्स्ट है, कई पौधों के जड़ जैसे अमरूद, शीशम, शकरकंद आदि कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। ये जड़ के उदाहरण हो गया।
कई भूमिगत तना का उदाहरण में बल्ब, जैसे लहसुन, प्याज, आपका आलू, प्रकंद में अदरक, केला आदि। भूस्तरीय पिस्टिया, इकॉर्निया आदि कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ब्रायोफाइलम और बिगोनिया के पत्ते कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये पार्ट मैंने कंप्लीट किया हुआ, और नेक्स्ट पार्ट में जो इस चैप्टर का आधा पार्ट उसमें मैं उसको कवर कर दूंगा, और उसके बाद इस पर MCQ लाऊंगा। इसको आप 2-3 बार देखें, रिवाइज करें, और तब तक के लिए थैंक यू।